यह कहानी है देवताल नाम के एक ऐसे गांव की जो घने और काले पहाड़ों के बीच एक प्याले की तरह बसा हुआ था। शहर की भागदौड़ से बहुत दूर इस गांव में शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यह खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि डरावनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। देवताल में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुराना जंग खाया हुआ रेलवे क्रॉसिंग। हैरानी की बात यह थी कि इस क्रॉसिंग के ट्रैक पर पिछले 30 सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। पटरियों के बीच लंबी लंबी जंगली घास उगाई थी और सिग्नल के खंभे अपनी जगह से टेढ़े हो चुके थे। लेकिन गांव का हर इंसान जानता था कि भले ही पटरियों पर ट्रेन नहीं आती, पर रात के ठीक 11:30 बजे उस क्रॉसिंग पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने वाले की सुबह कभी नहीं होती। अक्टूबर की एक ठंडी और धुंध भरी शाम को शहर से एक नौजवान रजत देवताल गांव पहुंचा। रजत पेशे से एक सरकारी स्कूल का टीचर था, जिसकी नई नई पोस्टिंग इस गांव में हुई थी। उसे गांव के ही एक पुराने स्कूल के क्वार्टर में रुकना था। यह क्वार्टर उसी बंद पड़े रेलवे क्रॉसिंग से महज कुछ 100 कदम की दूरी पर था। रजत जैसे ही गांव के छोटे से बस स्टॉप पर उतरा, उसने देखा कि गांव के लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। कैसी अजीब जगह है। शाम के 8 भी नहीं बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। और ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। तभी वहां गांव का एक चाय वाला, जिसका नाम किशन था, वो रजत के पास आता है। उसके चेहरे की झुर्रियों में मानो बरसों का डर छिपा हुआ था। तुम वही नए मास्टर हो ना, जो शहर से आए हो? तुम्हारा क्वार्टर तो उस क्रॉसिंग के पास वाले स्कूल में है ना? जी काका, मैं रजत हूँ। कल से स्कूल ज्वाइन करना है। वैसे गांव में इतनी जल्दी सन्नाटा क्यों छा जाता है? शहर में तो इस वक्त बाजार सजते हैं। बाबूजी, यह शहर नहीं है, यह देवताल है। यहाँ की हवाओं में सांस लेने से भी डर लगता है। तुम नए हो, इसलिए एक बात गांठ बांध लो। तुम्हारे क्वार्टर की खिड़की ठीक उस पुराने रेलवे फाटक की तरफ खुलती है। सूरज ढलने के बाद उस खिड़की को कभी मत खोलना, और रात को चाहे बाहर से कितनी भी आवाजें आएं, भूल कर भी उस फाटक की तरफ मत जाना। अरे काका, आप भी किन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैंने आते वक्त देखा है वो फाटक। उसकी पटरियों पर तो मिट्टी जम चुकी है। जब वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं आती तो डर किस बात का? कोई जंगली जानवर होगा जिसे लोग भूत समझ लेते होंगे। बेटा, जब ट्रेन ही नहीं आती तो फिर रात के 11:30 बजे उस फाटक की लाल बत्ती क्यों जलने लगती है? वो भारी लोहे का फाटक अपने आप नीचे क्यों गिर जाता है? और वो लोग कौन हैं जो हर रात उस फाटक के पार खड़े होकर किसी का इंतजार करते हैं? मेरी मानो मास्टर, रात को कान में रुई डालकर सो जाना। जो चीज 30 साल पहले खत्म हो चुकी है, वो आज भी जिंदा है। किशन काका की बात सुनकर रजत को एक पल के लिए अजीब तो लगा, लेकिन वह ठहरा शहर का पढ़ा लिखा इंसान। उसने काका की बातों को गांव वालों का वहम समझा और अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। मौसम अचानक बदलने लगा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बिजली कड़कने लगी थी। रजत अपने क्वार्टर में पहुंचा। कमरा बहुत पुराना था, जिसकी दीवारों से सीलन की अजीब सी बदबू आ रही थी। रजत थक कर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर बहुत तेज शोर कर रही थीं। रजत की आंख लग ही रही थी कि अचानक उसकी नींद टूट गई। ये कैसी आवाज है? रजत ने घड़ी देखी। रात के ठीक 11:30 हो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश के शोर को चीरती हुई एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज रजत के कानों में गूंजने लगी। यह तो रेलवे क्रॉसिंग का अलार्म है। लेकिन किशन काका ने तो कहा था कि वहां 30 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। तो फिर इतनी रात को फाटक का अलार्म कौन बजा रहा है? रजत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दिमाग को लाख समझाया कि बाहर मत देखो, लेकिन इंसानी फितरत
और जिज्ञासा उसे खिड़की की तरफ खींच ले गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नजारा देखकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून जैसे बर्फ की तरह जम गया। हे भगवान, ये क्या है? बारिश और घने कोहरे के बीच रजत ने देखा कि वह जंग खाया हुआ भारी लोहे का फाटक अपने आप बहुत ही धीमी आवाज के साथ नीचे आ रहा था। फाटक के ऊपर लगी वो लाल बत्ती वो अब लाल चमक रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी। सबसे खौफनाक था फाटक के उस पार का नजारा। फाटक के दूसरी तरफ कोहरे में लिपटी हुई बहुत सारी परछाइयां खड़ी थीं। वो परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे कोहरे में धुंधले थे। वो सब बिल्कुल खामोश, बिना हिले डुले फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ट्रेन आने वाली हो। तभी रजत की नजर उन परछाइयों के बीच खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो मुड़ा और सीधा रजत की खिड़की की तरफ देखने लगा। रजत को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक सफेद खोखलापन था। और अगले ही पल उस कोहरे और बारिश को चीरती हुई दूर से एक पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन की खौफनाक सीटी सुनाई दी। रजत पीछे हटा, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। रजत की सांसें हलक में अटक गई थीं। वह पलंग से चिपक कर खड़ा था। उसने देखा कि दरवाजे की चौखट पर कोहरे के बीच से एक धुंधला सा साया उभर रहा था। वह साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आया, जैसे वह इंसान अभी अभी किसी गहरी झील से निकल कर आया हो। वह एक आदमी था जिसने रेलवे गार्ड की बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने वाली वर्दी पहन रखी थी। कौन हो तुम? ये यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? उसने ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब से कुछ निकाला। उसने वह चीज रजत के कमरे के फर्श पर फेंक दी। तभी बाहर से उस भूतिया ट्रेन की एक और कान फाड़ देने वाली सीटी बजी। हवा का एक तेज बवंडर कमरे में आया और रजत को धक्का लगा, जिससे उसका सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब रजत को होश आया तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह हड़बड़ा कर उठा। कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी बिल्कुल वैसे ही लगी थी जैसे उसने रात को सोने से पहले लगाई थी। ये क्या था? क्या वह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? हाँ, मेरी पहली रात थी। थकान और किशन काका की डरावनी बातों ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया होगा। रजत ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श के बीच में पड़ी थी एक छोटी सी चीज। रजत ने पास से उसे देखा। वह रेलवे का एक पुराना गत्ते वाला टिकट था। ये कैसा टिकट है? इस पर तो तारीख 20 अक्टूबर 1994 की है और यह लाल रंग से क्या लिखा है? काल एक्सप्रेस वन वे, देवताल से पाताल तक और पैसेंजर का नाम। रजत की आवाज गले में ही घुट गई। उस 30 साल पुराने आधी जली हुई टिकट पर जो नाम लिखा था वह नाम था रजत। रजत का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह किसी तरह तैयार होकर स्कूल पहुंचा। देवताल का वह सरकारी स्कूल भी किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। अजीब बात यह थी कि स्कूल के बच्चे बहुत शांत थे। कोई खेल नहीं रहा था, कोई शोर नहीं मचा रहा था। सारे बच्चे बस अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए उस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ एकटक घूर रहे थे। रजत सीधा स्कूल के हेडमास्टर विद्याधर के ऑफिस में गया। विद्याधर एक बहुत ही उम्रदराज सख्त इंसान थे। सर, मुझे यह गांव छोड़ना है। मेरा ट्रांसफर वापस कर दीजिए। यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। रात को उस क्रॉसिंग पर मैंने कुछ बहुत डरावना देखा है। बैठ जाओ मास्टर रजत। शहर के लोगों का दिल बहुत कमजोर होता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह गांव सामान्य नहीं है। क्या देखा तुमने रात को? क्या फाटक अपने आप गिरते हुए देखा? सिर्फ फाटक गिरते नहीं देखा सर। एक सड़ा हुआ गार्ड मेरे कमरे में आया था। दरवाजा बंद होने के बावजूद
और उसने उसने मुझे यह दिया है। रजत ने अपनी जेब से वह आधा जला हुआ बदबूदार टिकट निकालकर हेडमास्टर विद्याधर की टेबल पर रख दिया। टिकट को देखते ही विद्याधर का चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे, जैसे वो कोई टिकट नहीं, कोई जहरीला सांप हो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ये टिकट तुम्हारे पास कैसे आया? हे भगवान, उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। काल एक्सप्रेस का बुलावा आ गया है। क्या बकवास है यह काल एक्सप्रेस? मुझे साफ साफ बताइए सर, यह मेरा नाम इस 30 साल पुराने टिकट पर कैसे आ सकता है? यह कोई बकवास नहीं है रजत। यह इस गांव का वो काला सच है जिसे हम हर रात उस क्रॉसिंग पर जीते हैं। बात 20 अक्टूबर 1994 की है। उस रात भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। देवताल से होकर गुजरने वाली आखिरी ट्रेन पैसेंजर 404 रुपये आशार आ रही थी, लेकिन उस रात रेलवे क्रॉसिंग का गार्ड शराब पीकर सो गया। उसने फाटक नहीं गिराया और न ही लाल बत्ती जलाई। उसी वक्त पहाड़ों से एक बड़ा लैंडस्लाइड, भूस्खलन हुआ और पटरियां टूट गईं। अंधेरे में ट्रेन के ड्राइवर को टूटी हुई पटरियां नहीं दिखीं। पूरी की पूरी ट्रेन अपने 150 मुसाफिरों के साथ पटरियों से उतरकर देवताल की उस गहरी काली झील में समा गई। कोई नहीं बचा रजत, कोई नहीं। पानी इतना गहरा और दलदली था कि ना तो ट्रेन का इंजन कभी बाहर निकाला जा सका, ना ही उन अभागे मुसाफिरों की लाशें। तो क्या वो सब? हाँ रजत, उन लोगों की आत्माएं आज भी उस दलदल में फंसी हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ट्रेन अभी भी चल रही है। हर रात 11:30 बजे वो अपनी ट्रेन का इंतजार करने उस फाटक पर आते हैं, और वो गार्ड आज भी अपनी गलती सुधारने के लिए हर रात वो फाटक गिराता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि वो ट्रेन हर साल अपना एक नया मुसाफिर चुनती है। जिसे भी ये टिकट मिलता है, अगली रात वो ट्रेन उसे हमेशा के लिए अपने साथ उस काली झील के पाताल में ले जाती है। रजत के पसीने छूट गए, उसके हाथों की नसें तन गईं। वह अपनी कुर्सी से उठा और पीछे हटने लगा। नहीं, मैं आज ही अभी इसी वक्त यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उस मनहूस ट्रेन का मुसाफिर नहीं बनूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकते रजत। बाहर जाकर देखो, बीती रात की बारिश ने देवताल को शहर से जोड़ने वाला इकलौता पुल तोड़ दिया है। अब तुम इस गांव में कैद हो और आज रात तुम्हारी ट्रेन का समय है। रजत ने बाहर देखा। विद्याधर सच कह रहे थे। गांव के बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका था। रजत चारों तरफ से मौत के जाल में घिर चुका था। अब उसके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। सूरज तेजी से ढल रहा था और देवताल की वो खौफनाक शाम रजत की आखिरी शाम बनने वाली थी। देवताल गांव पर शाम का अंधेरा अब एक कफन की तरह बिछने लगा था। आसमान का रंग गहरा मटमैला हो चुका था। स्कूल के हेडमास्टर की बातें सुनने के बाद रजत के अंदर मौत का खौफ बैठ गया था। पुल टूट चुका था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। रजत बदहवास हालत में स्कूल से बाहर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी नजर गांव के उस इकलौते चाय वाले किशन काका पर पड़ी, जो अपनी चाय की दुकान जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे। उनका चेहरा डरा हुआ था, जैसे उन्हें पता था कि आज रात गांव में मौत का तांडव होने वाला है। काका रुकिए, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे पता चल गया है उस टिकट और उस ट्रेन के बारे में। मुझे बचाइए काका, मैं मरना नहीं चाहता। किशन काका ने डर कर अपने चारों तरफ देखा। उनकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। रजत के पास आते हैं। चुप रहो मास्टर, वो सुन लेंगे। हवाओं के भी कान होते हैं यहाँ। तुमने वो टिकट ले लिया है। अब तुम्हारा इस गांव से जिंदा जाना नामुमकिन है। आज रात 11:30 बजे वो गार्ड तुम्हें लेने तुम्हारे कमरे में आएगा और तुम्हें उस काल एक्सप्रेस में बैठाकर हमेशा के लिए झील के पाताल में खींच लेगा। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मुझे चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करना होगा? कोई तो तरीका होगा उस श्राप को तोड़ने का।
किशन काका कुछ देर खामोश रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। फिर उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली और ऐसी बात बताई जिसने रजत के रोंगटे खड़े कर दिए। एक रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी ज्यादा डरावना है। वो टिकट जो तुम्हारे पास है वो उस ट्रेन का बुलावा है। जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा वो गार्ड तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें वो टिकट वापस करना होगा, लेकिन उस गार्ड को नहीं, बल्कि उस काली झील को जहां वो ट्रेन डूबी थी। तुम्हें रात 11 बजे यानी फाटक का अलार्म बजने से ठीक आधे घंटे पहले उस जंगल को पार करके काली झील तक जाना होगा। वो टिकट उस काले पानी में फेंक देना। लेकिन एक बात याद रखना मास्टर, झील का पानी शापित है। जब तुम वो टिकट फेंकने के लिए पानी के करीब जाओगे तो पानी तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। पानी के अंदर से तुम्हें वो आवाजें सुनाई देंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हैं। तुम्हें उन डूबते हुए लोगों के चेहरे दिखाई देंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी उस पानी के अंदर मत देखना। अगर तुमने पानी में आंखें मिला ली तो टिकट बाहर रह जाएगा और तुम अंदर चले जाओगे। किशन काका यह कहकर वहां से घने अंधेरे में गायब हो गए। रजत अकेला खड़ा रह गया। समय तेजी से बीत रहा था। रात के 10 बज चुके थे। बाहर भयंकर ठंड और धुंध थी। रजत के पास कोई टॉर्च या लालटेन नहीं थी। उसने तय किया कि वह खाली हाथ सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी के सहारे उस जंगल को पार करेगा। रजत ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। गांव के पीछे का वो जंगल किसी कब्रगाह से कम नहीं था। पेड़ इतने ऊंचे और मुड़े हुए थे जैसे वो किसी इंसान के कंकाल हों जो हवा में हाथ फैलाए खड़े हों। रजत जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। वहां ना तो कोई झिंगुर की आवाज थी, ना ही कोई जानवर। सिर्फ रजत के कदमों की आवाज और उसके पीछे चलने वाले किसी अनजान के कदमों की आहट। कौन है वहां?